बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 15। अभी अलाउद्दीन खिलजी का खत खत्म होने भी ना पाया था कि दरमियान में अली आमिर आफरीदी बोल उठा, महारानी इस खत को खुद मुलाहिजा करें। शाही पैगाम एक राज है और राज को सरे महफिल बयान नहीं किया जा सकता। हमारा सुल्तान से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि वो हमारे नाम राजदाराना पैगाम अरसाल कर सके। रानी पद्मनी के लहजे से कहर की आग बरसने लगी थी। विक्रम सिंह, हमारे हुक्म पर फौरी अमल किया जाए। नाफरमानी गैरों की जानिब से हो या अपनों की तरफ से, ये जुर्म हमारे हजूर काबिले माफी नहीं होता। महारानी, राजदूत का मशवरा दुरुस्त है। इस पैगाम को सिर्फ आप ही मुलाहिजा कर सकती हैं। खौफनाक तरीन हालात में भी साबित कदम रहने वाला विक्रम सिंह उस वक्त बहुत ज्यादा शिकस्ता नजर आ रहा था। उसने कांपते हाथों से अलाउद्दीन खिलजी का खत आफरीदी की तरफ बढ़ा दिया। अगर महामंत्री के एहसास वफादारी ने उनसे उनकी जबान छीन ली तो फिर तुम ही अपने सुल्तान का पैगाम बाआवाज़ बुलंद पढ़ो। रानी पद्मनी ने आफरीदी से मुखातिब होकर कहा, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि शाही पैगाम एक राज है और राज को सरे दरबार फाश नहीं किया जा सकता। आफरीदी ने पद्मनी के गजबनाक लहजे का हल्का सा तासुर भी कबूल नहीं किया था। वो उसी बेबाकी के साथ बोल रहा था जैसे कोई शख्स हल्का यारा में बेतकल्लुफाना गुफ्तगू करता है। ये तुम्हारे सुल्तान का महल नहीं, दरबार चितौड़ है और इस दरबार में आने वाले हमारी एक एक जुम्बिश चश्मो लब के पाबंद होते हैं। अब रानी पद्मनी की आवाज भी उसके चेहरे की तरह शोला रेज हो गई थी। महारानी, मैं आपके हजूर आने वाले तमाम इंसानों से जुदा हूँ। आफरीदी के अल्फाज सरकश थे मगर लहजा जारहाना नहीं था। मैं हिंदुस्तान के किसी भी गोशे में जाऊं लेकिन मेरी आंखें हमेशा दिल्ली पर मरकूज रहती हैं। मैं सिर्फ अपने सुल्तान की जबान समझता हूँ, बाकी जबानें मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। तो फिर इसी वक्त चितौड़ की हदूद से निकल जाओ। दिलों की तस्खीर करने वाली आवाज से बदस्तूर शोले बरस रहे थे। फिर जब दिल्ली पहुंचो तो अपने सुल्तान से कह देना कि गैरतमंद राजपूतों की बेटी ने उसका पैगाम सुनने से इनकार कर दिया। अली आमिर ने बड़े हौसले के साथ रानी पद्मनी के उस तहकीर आमेज सलूक को बर्दाश्त किया। महारानी, मैं तो जाने ही के लिए आया हूं, मगर सुल्तान के खत का सरे दरबार पढ़ा जाना आपके मफाद में नहीं है। आफरीदी का लहजा नरम था। चितौड़ की हुक्मरान से दरख्वास्त करूंगा कि वो सुल्तान के पैगाम को तन्हाई में पूरी राजदारी के साथ पढ़ें और तहरीरी जवाब लिखकर मेरे सपुर्द कर दें। मेरी नज़र में यही सलामती का एक रास्ता है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मुझे जो हुक्म दिया गया है मैं उसी पर अमल कर रहा हूं। तुम्हारी गुफ्तगू ना सिर्फ मुझे बल्कि अहले दरबार को भी शुबहात में मुब्तला कर दिया है। रानी पद्मनी के कहरो गजब का वही आलम था। सुल्तान को यह इख्तियार किसने दिया कि वो मुझे खुफिया पैगाम अरसाल करे? अब जबकि तुम्हारे हुक्मरान से ये जलील हरकत सरजद हो चुकी है तो फिर लाजिम है कि जो कुछ कहा जाए सबके सामने कहा जाए, वरना जिधर से आए हो उसी तरफ नाकाम और नामुराद वापस चले जाओ। अली आमिर आफरीदी शदीद जहनी कशमकश का शिकार था। अपनी सफारत को नाकाम देखना या सुल्तान के राज का तश तश बाम हो जाना, इसके सिवा कोई तीसरा रास्ता नहीं था। आफरीदी ने बड़े कर्ब के साथ दूसरे रास्ते का इंतखाब कर लिया। वो एक नाकाम सफीर की हैसियत से दिल्ली वापस जाना नहीं चाहता था। उस फैसले के बाद आफरीदी ने रानी पद्मनी के तख्ते जरनिगार से लेकर दरबार के आखिरी गोशे तक नजर डाली, फिर बाआवाज़ बुलंद कहने लगा, अहले दरबार गवाह रहे कि मैंने राजदारी कायम रखने के लिए 1 माह तक दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त की, मगर रानी पद्मनी ने इस मामले में एहतियात से काम नहीं लिया। इतना कहकर आफरीदी ने सुल्तान के खत को बगौर देखा। अगरचे वो अलाउद्दीन खिलजी के मफहूम से बाखबर था, लेकिन तफसीलात उसके इल्म में नहीं थी। मैं जानता हूं कि यह सख्त बेअदबी है, मगर मुझे सफारत की नाकामी मंजूर नहीं। काश महारानी अपना फैसला बदल देती, एक एक हर्फ पढ़ा जाए। रानी ने आफरीदी की आखिरी उम्मीद का भी खून कर डाला। अली आमिर के होंठों को जुम्बिश हुई और राजपूत सरदारों की समातें शाही सफीर की आतिश गुफ्तार से जलने लगी। हुक्मनामा सुल्तान बनाम रानी चितौड़। यह इबारत पढ़कर आफरीदी चंद लम्हों के लिए ठहर गया। सुल्तान के अंदाज़े तखातुब ने राजपूत जादी के पूरे जिस्म में आग लगा दी थी। आफरीदी की नजरें दोबारा मकतूबे शाही की तरफ पलट आईं, फिर अहले दरबार पर कयामत सी टूट पड़ी। आफरीदी की दिलकश मगर बारोब आवाज दरबार चितौड़ के एक एक घोषे में गूंज रही थी। पद्मनी, ये तुम्हारी खुश नसीबी होगी कि हिंदुस्तान का मुतलिकुल अनान हुक्मरान तुम्हारे हुस्न बेमिसाल को इस तरह बेनकाब देखे कि दरमियान में कोई पर्दा हायल ना रहे। तुम्हारे शौक़े दीद ने हमारे दिनों को बेआराम और रातों को बेख्वाब बना दिया है। तुम्हें किसी ताखीर के बगैर खलवत शाही तक पहुंच जाना चाहिए।
اب یہ مزاج شاہ پر منحصر ہے کہ وہ دیدار خاص کے بعد تمہیں چتوڑ واپس جانے دے یا پھر رسم تاج پوشی ادا کر کے ایک رانی کو ملکہ ہند بنا دے۔ ہم نہیں جانتے کہ تم سے ملاقات کے بعد ہمارا جذباتی رد عمل کیا ہوگا، پھر بھی ہم یہ بات طے کر چکے ہیں کہ تمہارے حسن شرربار سے اپنے شبستان محبت کو آراستہ کریں۔ سلطان کی تحریر ابھی باقی تھی، مگر آفریدی کو تلواروں کی جھنکار سن کر چند ساعتوں کے لیے رک جانا پڑا۔ دربار میں موجود تمام راجپوت سپاہیوں کی تلواریں بے نیام ہو چکی تھی اور ان کے چہرے پر وہی وحشت ناچ رہی تھی جو بھوکے درندوں کے غول پر اس وقت طاری ہو جاتی ہے جب وہ شکار کو اپنے نرگے میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں۔ علی عامر نے تابناک فولاد کے ٹکڑوں کی خنک کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا۔ اب اس کی نظریں رانی پدمنی کے چہرے پر مرکوز تھی۔ چتوڑ کی حکمراں شدید غضب سے کانپ رہی تھی اور واقعتاً اس نے قہر کی دیوی درگا کا روپ دھار لیا تھا۔ حسن اس قدر برہم ہو چکا تھا کہ رخساروں پر بہنے والے پسینے کے گلاب رنگ قطرے زہر کی بوندوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ وکرم سنگھ اپنے دونوں ہاتھ سے سر پکڑے رانی پدمنی کے بائیں ہاتھ والی نشست پر اس طرح بیٹھا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے اہم بازی ہار گیا ہو۔ راجہ رتن سنگھ کا چہرہ بھی آتش نفرت سے جل رہا تھا، مگر اس کے اعصاب مکمل طور پر شکستہ نہیں ہوئے تھے۔ وہ دربار میں موجود تھا لیکن اس کی سرخ آنکھیں کہیں دور بھٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمام درباری اپنی اپنی حیثیت کے مطابق علی عامر آفریدی اور سلطان علاؤدین خلجی کے خلاف نفرتوں کا خاموش اظہار کر رہے تھے۔ ابھی ان کی زبانیں نہیں کھلی تھی کہ وہ دربار کے آداب سے مجبور تھے۔ اسی سنگین اور کشیدہ فضا میں آفریدی نے رانی پدمنی اور اہل دربار کی دلی کیفیات کا جائزہ لیا اور دوبارہ اپنے سلطان کا خط پڑھنا شروع کر دیا۔ علاؤدین خلجی نے رانی چتوڑ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، پدمنی، تم یقیناً اس حقیقت سے باخبر ہوگی کہ ہماری ہر خواہش حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ ہماری نافرمانی کا بس ایک ہی مفہوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرد اس گناہ کا مرتکب ہوگا تو زندگی اس سے اپنا رشتہ توڑ لے گی، اور اگر کوئی قوم ہمارے حکم سے روگردانی کرتی ہے تو پھر حیات و زیست کے تمام عناصر بھی اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور اگر کوئی حکومت ہماری خواہشات کا احترام نہیں کرتی تو تاریخ اس کے انجام پر روتی ہے اور جغرافیہ اس کی المناک موت پر صدیوں تک مرثیے پڑتا رہتا ہے۔ ہم نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم حسن کی نعمتوں کے ساتھ ہوش و خرد کی صلاحیتوں سے بھی شرف یاب کی گئی ہو۔ ہم ایسی ہی شریک حیات چاہتے ہیں جو میدان جنگ میں فتح و نصرت کا پرچم اٹھا کر ہمارے دوش بدوش چلے، اور جب ہمارے جسموں پر زخموں کے چراغ روشن ہو جائیں تو وہ اپنی مشک بار سانسوں سے ان چراغوں کو بجھا دے اور حریری آنچل کے لمس سے جراحتوں کی سوزش کو کیف میں بدل ڈالے۔ ہمیں بتانے والے نے بتایا ہے کہ اس طویل و عریض ہندوستان میں تم ہی ایک ایسی عورت ہو جو ہمارے ذوق جمال کی گہرائیوں کو سمجھ سکتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس وضاحت کے بعد تم رانی چتوڑ اور ملکہ ہند کے فرق کو بآسانی سمجھ سکو گی۔ اگر پھر بھی تم نے مٹھی بھر راجپوتوں کی حمایت کے نشے میں ہمارے جذبات وارفتہ کو عزت و توقیر نہیں بخشی تو پھر مڑ کر ایک نظر راجپوتانے کی پہاڑیوں کی طرف دیکھو، جن کے سنگلاخ سینوں میں ان قریب ہمارے گھوڑوں کے سم کبھی نہ بھرنے والے شگاف ڈال دیں گے۔ پتھروں کے درمیان بہنے والی تمام ندیاں انسانی خون سے سرخ ہو جائیں گی، کیسے کیسے جواں مردوں کی لاشیں زمین کی خوراک بن جائیں گی، اور کیسی کیسی بے خود و سرمست دوشیزائیں اپنے ہاتھوں سے اپنی تشنہ جوانیوں کو آگ لگا دیں گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کیسا لرزہ خیز منظر ہوگا، اور تمہیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاتھ کتنے دراز ہیں۔ پدمنی، ایک بار پھر اپنے محل کے جھروکوں سے اس تپتے ہوئے صحرا کو دیکھو جس کا ایک ایک ذرہ بہت جلد تم سے بے وفائی کرنے والا ہے۔ چتوڑ کی زمین کا ایک ایک گوشہ ہمارے حکم کا تابع ہے۔ جب دربار شاہی سے یہ حکم سرزمین چتوڑ پر نازل ہوگا تو وہ مٹی جسے تم اپنی ماں سمجھتی ہو تمہیں فراموش کر دے گی اور اپنی تمام اولادوں کو سلطان علاؤدین خلجی کے ہاتھوں فروخت کر دے گی۔ اس سے پہلے کہ خونی تجارت کا یہ بازار گرم ہو، تم ہمارے حرم میں چلی آؤ۔ تمہارے لیے یہ شرف کافی ہوگا کہ ہم دلی کی حدود سے نکل کر حسن کی دیوی کا استقبال کریں، ورنہ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہم کسی دیوی کو کوئی اعزاز نہیں بخشتے۔ پتھر کے بت خود ہی ہمارے قدموں پر سجدہ ریز ہونے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ جیسے ہی شاہی حکم نامے کی آخری سطر ختم ہوئی، رانی پدمنی غصے سے بے قابو ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اپنی حکمراں کا یہ اضطراری عمل دیکھ کر راجپوت سردار بھی اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ جن سپاہیوں کی تلواریں آہنی خول میں روپوش تھیں وہ بھی بے نیام ہو گئی۔ پھر سارا دربار مختلف آوازوں کے شور سے گونجنے لگا۔ کسی مسلمان حکمران نے آج تک خود دار و غیور راجپوتوں کی اتنی تذلیل نہیں کی ہے۔ یہ دنیا کی غلیظ ترین گالی ہے جو سلطان علاؤدین خلجی نے ہماری رانی پدمنی کے لیے استعمال کی ہے۔ ہم سلطان کو اس حرف بد کا جواب اس طرح دیں گے کہ سارا عالم ہماری نفرتوں کے اظہار کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔
फिर उसी शोर में एक राजपूत सरदार की गरजदार आवाज उभरी, हम महारानी से इल्तिजा करेंगे कि सुल्तान के सफीर का सर काटकर दिल्ली भेज दिया जाए। सुल्तान के गिलाजत नामे का यही बेहतर जवाब होगा। रानी पद्मिनी ने राजपूत सरदार के उस मुतालबे का कोई जवाब नहीं दिया। वो शदीद गुस्से के बायस अपने हवास खो चुकी थी और किसी बरगे खिजा रसीदा की तरह कांप रही थी। राजा रतन सिंह ने अपनी बीवी की बिगड़ती हुई हालत देखी तो खुद तख्त से उठा और रानी पद्मिनी को सहारा देकर अपने करीब बिठा लिया। उसके साथ ही तमाम राजपूत सरदार भी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए, मगर उनकी शमशीरें बदस्तूर बेनायाम थी। राजा रतन सिंह के इशारे पर राजमहल की एक कनीज गुलाब से भरा हुआ एक बिलोरी प्याला लेकर आई, जिसे पीने के बाद रानी पद्मिनी के जलते हुए असाब किसी हद तक पुरसकून हो गए। रानी पद्मिनी के दरबार में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जिसके दिल में आफरीदी के लिए नफरतों का धुआं ना भरा हो, मगर उस मुश्ताइल और कशीदा फिजा में एक ऐसी हस्ती मौजूद थी जिसकी नजरें मुस्तकिल आफरीदी के चेहरे पर जमी हुई थी। किसी मुजस्मे की मानिद खामोश बैठी हुई ये हस्ती उस नौजवान और दिलकश लड़की की थी जिसे अहले चित्तौड़ निर्मला कुमारी के नाम से जानते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का इश्क ज़दा हुक्मनामा सुनकर दरबार में मौजूद एक एक फर्द के जज्बात बरांगेख्ता हो गए थे। खुद निर्मला कुमारी भी अपनी बहन के हवाले से सुल्तान के उस पैगाम को इंतहाई नाशाइस्ता हरकत समझती थी, मगर अली आमिर आफरीदी की दिलकश और बावकार शख्सियत ने उसकी तवज्जो को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। कभी वो अलाउद्दीन खिलजी का इक़्तिदार के नशे में डूबा हुआ मोहब्बतनामा सुनकर अपने सीने में नफरत का जज्बा मौजन पाती और कभी आफरीदी की सहरकार शख्सियत में खोकर रह जाती। उस वक्त भी निर्मला कुमारी अली आमिर आफरीदी ही की तरफ देख रही थी कि राजा रतन सिंह की तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। चित्तौड़ का हुक्मरान अपनी खूबसूरत रानी को जमाने के नशेबो फराज और सियासत के पेचो खम समझाने की कोशिश कर रहा था। अलाउद्दीन आदमियत की कबा में एक खून आशाम दरिंदा है जिसके खूनी पंजे और आहनी दांत इंसानी बस्तियों की तरफ लपक रहे हैं। उसकी वहशतों के खिलाफ हिसार खींचना इतना आसान नहीं। तुम्हें बहरहाल ज़ब्त होश से काम लेना होगा। सुल्तान ने आपके नामूस को बदतरीन गाली दी है। रानी पद्मिनी उसी तुंदो तेज लहजे में राजा रतन सिंह से मुखातिब हुई। आपने मेरे बारे में एक नामहरम के गलीज कलमात सुनकर ना सिर्फ अपने कान बंद कर लिए हैं बल्कि मुझे भी मशवरा दे रहे हैं कि मैं अपनी समातों पर पहरे बिठा दूं और शर्मनाक बातों को एक कड़वी दवा समझकर पी जाऊं। नहीं सम्राट, मैं इस सियासत की कायल नहीं। ये सियासत नहीं, बेज़मीरी और बेहयाई की बदतरीन इलामत है जिसे बर्दाश्त करने के बाद औरत औरत नहीं रहती। राजा रतन सिंह शदीद असाबी दबाव का शिकार था। वो इस नाजुक तरीन सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अभी कोई तदबीर सोच ही रहा था कि राजपूत सरदार अपनी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। महाराज, हम आपकी जहानत और तदब्बुर के कायल हैं, मगर ये हमारी जिंदगी की सबसे ज्यादा शर्मनाक घड़ियां हैं। हम इन घड़ियों में जिंदगी को नहीं मौत को गले लगाते हैं। रानी का यह गैज़ो गज़ब राजपूतों की गैरत का फितरी तकाजा है। इन्हें ऐसा कोई मशवरा ना दीजिए जिसे कबूल करने के बाद वो राजपूतों की तारीख में एक स्याह बाब बनकर रह जाएं। राजा रतन सिंह अहले दरबार के बिगड़े हुए तेवर देखकर हैरत व हसरत से हाथ मलता रहा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो इस बिगड़ी हुई सूरत हाल पर किस कदर काबू पाए। तुम्हारा सुल्तान हमारी अदालत में दुनिया का एक बदतरीन मुजरिम है। रानी पद्मिनी की आवाज बुलंद हुई तो अहले दरबार के होंठों की गुमशुदा मुस्कुराहट लौट आई। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फरमा रवा ने कितना बड़ा गुनाह किया है? मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि सुल्तान का पैगाम एक राज है और राज हमेशा तन्हाई चाहता है। अली आमिर आफरीदी के लहजे में बेखौफी की वही गरज और वफादारी की तड़प थी। मुझे इस तल्ख कलामी के लिए माफ किया जाए कि मेरी नज़र में खुद रानी चित्तौड़ मुजरिम है कि वो अपनी जिंदगी के अहम तरीन राज को खलवत से खींचकर महफिल में लाई। महामंत्री विक्रम सिंह की बेटी निर्मला कुमारी सहर ज़दा सी आफरीदी की तरफ देखे जा रही थी। फिर उसकी महवियत का तलिस्म उस वक्त टूटा जब रानी पद्मिनी ने चीखते हुए कहा, आफरीदी, तुम कैसे बेजमीर इंसान हो। मेरी बेजमीरी से रानी चित्तौड़ का कोई ताल्लुक नहीं। मैं इस वक्त सिर्फ एक सफीर हूं, इफ़ाए अहद की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक सफीर। आफरीदी की अपनी जात तो काबुल के कोहसारों में कहीं गुम हो गई है। अब मेरा एक एक जज्बा, एक एक सांस दिल्ली की पाबंद है। इस वक्त मेरी आंख सुल्तान की आंख और मेरी जबान सुल्तान की जबान है। मैं सिर्फ एक नामाबर हूं, एक राज का अमीन हूं और इमानत इसी तरह मुंतकिल की जाती है। अफरीदी के लहजे में वही शमशीर जैसी काट और पहाड़ जैसी इस्तकामत थी। रानी पद्मिनी की बरहमी कुछ और बढ़ गई। तुम भी सुल्तान के शरीके जुर्म हो। तुम्हारा वो अयाश हुक्मरान दूसरों की बीवियों पर अपनी गुनाहगार नजरें डालने वाला हमारी दस्तरस से दूर है, मगर हम उसे माफ नहीं करेंगे। आफरीदी के दिलो दिमाग जल उठे। वो अपने आका की तहकीर बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
رانی چتوڑ کو لازم ہے کہ وہ اپنے لہجے کو شائستہ بنائے اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ رانی پدمنی کی ذلت آمیز گفتگو سن کر علی عامر آفریدی پر شدید رد عمل ظاہر ہوا تھا۔ کیسا اخلاق اور کیسی شائستگی! شدید غضب میں رانی پدمنی ایک بار پھر اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ تم نے اس بھیڑیے کا جو پیغام ابھی سر دربار پڑھا ہے، کیا اس کا کوئی ایک حرف اس قابل ہے جسے شائستگی اور اخلاق کے دائرے میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ اس پیغام کا یہ جواب نہیں کہ رانی چتوڑ بھرے دربار میں ہندوستان کے ناقابل تذکیر شہنشاہ کو اس طرح دشنام ترازی کا ہدف بنا ڈالیں۔ علی عامر آفریدی بھی اپنے دلائل سے کام لے رہا تھا۔ اگر آپ سلطان کی خواہش کا احترام نہیں کر سکتی تو اسے سختی کے ساتھ جھٹلا سکتی ہیں، مگر فرما روائے ہند کی یہ کردار کشی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ وہ جس کے حضور انسانی ہونٹ پتھر کے ہو جاتے ہیں اور آدم زادوں کی زبانیں گل کر گر جاتی ہیں، اسے ایسے نازیبا الفاظ سے یاد کرنا سنگین جرم ہے۔ ہمارے حضور بھی یہ گستاخی ناقابل معافی جرم ہے۔ رانی پدمنی مجسم آگ بن گئی تھی۔ یہ فیصلہ وقت کرے گا کہ کس کا گناہ قابل معافی ہے اور کس کا جرم لائق تعزیر۔ آفریدی کے لہجے کی سرکشی میں دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے سلطان کی جانب وہی شخص انگشت نمائی کر سکتا ہے جس کا اپنا دامن داغدار نہ ہو۔ علاؤدین خلجی کی ہوسکاریوں کے افسانے بیان کرنے والے روز و شب کے آئینے میں اپنے چہرے تو دیکھیں کہ ان کے نقش و نگار کتنے بھیانک اور خون اشام ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے چتوڑ کے شبستانوں میں جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے بیان کر دوں تو یہ اٹھی ہوئی گردنیں ایڑیوں پر جھک جائیں۔ اس اعتبار سے میرا سلطان فرشتہ ہے کہ وہ زندگی کی شاخ پر کھلنے والی کلیوں کو نہیں نوچتا، نوخیز جوانیوں سے ان کے خواب نہیں چھینتا، اور بے دست و پا اچھوت دوشیزاؤں کو اپنی ہوس کے مذبح خانے میں لے جا کر قتل نہیں کرتا۔ وہ ایک شجاع انسان ہے، اسے صرف مغرور بتوں کو اپنے قدموں پر جھکانے سے خوشی ہوتی ہے، مگر میں وہ بت نہیں ہوں جو تمہارے سلطان کو سجدہ کر سکے۔ رانی پدمنی بھی فرط غضب سے پاگل سی نظر آ رہی تھی۔ یہاں میری خدائی ہے، عظیم غیرت مند راجپوتوں کی خدائی، جسے سلطان علاؤدین خلجی جیسے راکشس کا نام سننا بھی گوارا نہیں۔ رانی پدمنی ایک بار پھر تہذیب اور شائستگی کے دائرے سے نکل کر سلطان علاؤدین خلجی کی تحقیر پر اتر آئی تھی۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اگر سلطان آپ کی نظروں میں مجرم ہے تو آپ انہیں سزا دینے کا پورا حق رکھتی ہیں، مگر میں آپ کو یہ اختیار نہیں دے سکتا کہ آپ میرے سامنے میرے حکمران کے لیے کسی حرف بد کا استعمال کریں۔ علی عامر آفریدی نے انصاف پسندانہ بات کہی تھی، جسے تنگ نظر اور مستقل درباری تو نہیں سمجھ سکے، مگر نرملا کماری نے ایک مرتبہ پھر آفریدی کو ایسی نظروں سے دیکھا تھا جو عام نظروں سے بہت مختلف تھی، ایسی نظریں جن میں پس پردہ کوئی اور ہی افسانہ تخلیق پا رہا تھا۔ وہ اپنی نشست پر بار بار پہلو بدل رہی تھی اور اب اس کے احمری ہونٹوں پر ایک شگفتہ سا تبسم بھی رقص کرنے لگا تھا۔ اہل دربار نرملا کماری کی طرف متوجہ نہیں تھے، ورنہ انہیں اندازہ ہو جاتا کہ یہ خوبصورت راجپوت زادی آفریدی کی باوقار اور سحرکار شخصیت میں گم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ دربار چتوڑ میں سلطان کا سفیر ہی فاتح قرار پائے۔ نرملا کماری کے جذبات کا یہ رجحان نہیں تھا کہ اس کی بہن رانی پدمنی کی تحقیر ہو، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ آفریدی کو کسی عنوان شکست ہو جائے۔ عجیب صورتحال تھی۔ نرملا کماری سلطان علاؤدین خلجی سے نفرت کرنے لگی تھی، مگر اس کے سفیر کے لیے اس کے دل میں نرم گوشے ابھر رہے تھے۔ یہ بڑا تضاد تھا اور بڑی کشمکش تھی۔ اچانک نرملا کماری کے دلکش تصورات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ رانی پدمنی تیز آواز میں آفریدی سے مخاطب ہوئی، تم سلطان علاؤدین خلجی کے جرم میں برابر کے شریک نہ سہی مگر اس کے معاون ضرور ہو، اور میں نے اسی معاونت کے سلسلے میں تمہارے لیے ایک سزا منتخب کی ہے۔ یہ کہتے کہتے یکایک رانی پدمنی کے لہجے میں تبدیلی آ گئی تھی۔ اس تغیر پر اہل دربار نے بھی اپنی حکمران کو چونک کر دیکھا تھا۔ ایک سفیر کو اپنے فرائض انجام دیتے دیتے کبھی اپنی جان سے بھی گزر جانا پڑتا ہے۔ رانی پدمنی کا غضب اور سزا کی دھمکی بھی آفریدی کے لہجے سے اس کا سکون نہیں چھین سکی تھی۔ اگر تم سر دربار اپنے سلطان کی مذمت کرو تو ہم تمہارا گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ رانی پدمنی کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے کسی انسان کی زندگی اور موت پر اسے مکمل اختیار حاصل ہے۔ کہو کہ تمہارا سلطان درندہ ہے جو معصوم انسانوں کے گوشت سے اپنی بھوک مٹاتا ہے اور بے گناہ آدم زادوں کے خون سے اس کی پیاس بجھتی ہے۔ علی عامر آفریدی کو سختہ سا ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن کے کسی بعید ترین گوشے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ رانی پدمنی اس قدر ذلت آمیز شرط پیش کرے گی۔ اور یہ بھی کہو کہ تمہارا سلطان بزدل ہے جو اپنی فوجی طاقت کے نشے میں غیرت مند اور شجاع انسانوں کے سر اپنے قدموں پر جھکانا چاہتا ہے۔ رانی پدمنی نے اپنے شرائط نامے کا ایک اور رسوا کن ورق الٹ دیا تھا، اور یہ بھی کہو کہ اس کے ہاتھ شیطان کے ہاتھ ہیں جن کی درازی سے کوئی عزت دار شخص محفوظ نہیں، اور یہ بھی کہو کہ وہ فاتح ہندوستان نہیں، ایک غاصب، ایک لٹیرا ہے
जिसे गर्दिश वक्त मसनद इक़्तिदार तक ले आई है। यह कहकर रानी पद्मिनी खामोश हो गई और अली आमिर को इंतहाई तहकीर आमेज निगाहों से देखने लगी। अफरीदी किसी मुजस्मे की मानिंद साकित खड़ा था और उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। इस तवील गुफ्तगू के दौरान यह पहला मरहला था जिसकी संगीनी ने अफरीदी से उसकी जबान छीन ली थी। अगर तुम्हें हमारी ये शराइत हर्फ ब हर्फ मंजूर है तो फिर तुम्हारा गुनाह माफ किया जा सकता है। रानी पद्मिनी ने अफरीदी के तने दाग दाग पर अपने जाविये से नश्तर जनी की थी। अफरीदी ने बामुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, वरना मेरी क्या सजा होगी? तुम कह चुके हो कि तुम्हारी आंखें सुल्तान की आंखें हैं, इसलिए इन बेअदब आंखों को बुझा दिया जाएगा। और तुम ये भी कह चुके हो कि तुम्हारी जबान सुल्तान की जबान है। हम ऐसी गुस्ताख जबान को काट कर फेंक देंगे। रानी पद्मिनी ने अफरीदी के जुर्म की सजा सुना दी थी और उस फैसले से दरबारियों में मुसरत और जोश का हल्का हल्का शोर उभरने लगा था। यही इंसाफ है और यही सुल्तान की गालियों का मुनासिब तरीन जवाब है। अचानक रानी पद्मिनी का सिपह सलार हरि सिंह खड़ा हुआ और अपनी शमशीर के कब्जे पर हाथ रखकर बाआवाज़ बुलंद कहने लगा, राजपूतों की आबरू, महारानी पद्मिनी पर देवताओं का करम हमेशा साया फिगन रहे। हरि सिंह के बाद दीगर सरदाराने कौम भी रानी पद्मिनी के फैसले की पुरजोर तायद करने लगे थे। राजपूतों की रगों में उबलने वाला खून मुसलसल मुतालबा कर रहा था कि रानी पद्मिनी जल्द अज जल्द अपने फैसले को अमली शक्ल देकर एक गैरतमंद कौम की ख्वाहिशात का एहतराम करे। महामंत्री विक्रम सिंह सर झुकाए बैठा था और पसीने के कतरे टपक टपक कर उसके जूतों को भिगो रहे थे। निर्मला का सुर्खो सफेद और शादाब चेहरा शिद्दत अलम से धुआं हो गया था और उसे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ था जैसे आने वाले लम्हात उसकी मताए अजीज छीनकर वक्त के गर्दो गुबार में गुम हो जाने वाले हों। राजा रतन सिंह की पेशानी लकीरों से भर गई थी, मगर उसने अभी तक अपनी मगरूर बीवी के मामलात में मुदाखलत नहीं की थी। रानी पद्मिनी एक बार फिर अली आमिर आफरीदी से मुखातिब हुई, अगर तुम हमारी मर्जी के मुताबिक अपने सुल्तान की मुजम्मत करने को तैयार हो तो दर्दनाक सजा का यह हुक्म वापस लिया जा सकता है। चित्तौड़ की हुक्मरान सुल्तान के सफीर को खौफजदा करने के लिए नफ्सियाती दबाव डाल रही थी। बेशक रानी पद्मिनी और राजपूत सरदारों ने अपनी गैरत के तराने बहुत पुरशोर आहंग के साथ गाए, मगर अफसोस इन लोगों ने अपने मुखातिब की शख्सियत को नजरअंदाज कर दिया। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सफीर ने पहली बार ले छेड़ी थी तो रानी चित्तौड़ को अंदाजा हो जाना चाहिए था कि नगमागर कौन है और कहां से आया है। अब मौत का रक्स हो या जंजीरों की झनकार, जो कहना था कह दिया गया और जो सुनना था सुन लिया गया। मैं अपना फर्ज अदा कर चुका। रानी पद्मिनी भी अपने फैसलों में आजाद है। यह कहकर अली आमिर आफरीदी ने उन राजपूत सरदारों की तरफ देखा जो अपनी शमशीरें बेनयाम किए हुए उसके लिए अजियतनाक सजा का मुतालबा कर रहे थे। आफरीदी के होंठों पर एक ऐसी तल्ख मुस्कुराहट उभर आई थी जो राजपूतों के घर में उनके तमाम तर इक़्तिदार का मजाक उड़ा रही थी। इसकी गुस्ताख आंखें बुझा दो और बेअदब जबान काट दो। रानी पद्मिनी ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया था। सुल्तान से इंतकाम लेने का यह अंदाज गैर सियासी है। राजा रतन सिंह ने रानी पद्मिनी की आतिश इंतकाम को अपने तदब्बुर के छींटों से बुझाना चाहा, मगर नफरत की उस आग को बुझाने के लिए अल्फाज के चंद कतरे नाकाफी थे। सम्राट, मैं खुद भी सियासत के पेचो खम को समझती हूँ, मगर सियासत इंसान की हर बीमारी का इलाज नहीं है। शोहर से गुफ्तगू करते हुए भी रानी पद्मिनी का लहजा तल्ख था। अगर शाही सफीर को किसी एजाज के बगैर रुखसत कर दिया गया तो सुल्तान के नापाक हौसले और बुलंद हो जाएंगे। सफीर का अपनी जबान और आंखों से महरूम हो जाना कोई सरकारी एजाज नहीं। राजा रतन सिंह का लहजा नासेहाना था, जैसे वो किसी जिद्दी बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा हो। ये तो हमारी तरफ से दी जाने वाली एक और गाली होगी जो सुल्तान के कहर की आग को भड़का कर रख देगी। मेरे वकार का पैरहन जल जाने के बाद उस आग की क्या हैसियत बाकी रह जाती है। रानी पद्मिनी सियासी रविश इख्तियार करने पर कतन आमादा नहीं थी। अब वो आग तख्तो ताज को जलाए या चित्तौड़ के एक एक गोशे को फूंक कर रख दे। राजा रतन सिंह ने अपनी गजबनाक बीवी को मनाने के लिए कई मुतबादिल तरीके पेश किए। आखिर वो इस पर आमादा हो गई कि अली आमिर आफरीदी एक बार अपनी जबान से सुल्तान को गुनहगार कह दे तो उसे चित्तौड़ से रुखसत कर दिया जाएगा, वरना इस दौरान उस पर उस वक्त तक तशद्दुद जारी रहेगा जब तक सफीर के होंठों पर अलाउद्दीन खिलजी के लिए कोई हरफे गुस्ताख नहीं उभरता। आफरीदी ने एक बार फिर रानी पद्मिनी के उस जिल्लत आमेज मुतालबे को ठुकरा दिया था, जिसके जवाब में उसके जिस्म पर ताजियानों की बारिश शुरू हो गई थी। ताकतवर जल्लाद आफरीदी को मश्क सितम बना रहे थे और साथ ही ये भी कहते जा रहे थे कि वो अपने सुल्तान की मुजम्मत करे। राजा रतन सिंह परेशान था कि बिगड़े हुए राजपूतों और गजबनाक पद्मिनी को अपने हुक्म का पाबंद नहीं कर सका था। महामंत्री विक्रम सिंह की गर्दन बदस्तूर झुकी हुई थी। अगर वो एक बार भी सर उठा लेता और कोई दरबारी उसके चेहरे का जायजा लेता तो साफ जाहिर हो जाता कि वो शदीद अजियत और कर्ब का शिकार था।
विक्रम सिंह के अलावा दरबार में एक और हस्ती भी मौजूद थी जिसने आफरीदी के जिस्म पर पड़ने वाले ताजियानों की ज़रब अपने दिल पर महसूस की थी। यह निर्मला कुमारी थी जिसका शगुफ्ता चेहरा शिद्दत रंजो अलम से धुआं हो गया था। उसने अपने दिल पर जबर करके उन चीखों को रोका था जो होठों की कैद से आज़ाद हो जाना चाहती थी। आफरीदी का पूरा जिस्म गुलरंग हो गया था और जख्म जो मलिक काफूर के सिपाहियों की इनायत से अभी तक हारे थे उनसे दोबारा खून के आबशार जारी हो गए थे, और कुछ नए जख्म भी थे जो आफरीदी की कबा को रंगीन बनाने में मसरूफ थे। ताजियाने की हर ज़रब पर आफरीदी के चेहरे का रंग बदल जाता मगर कोई आवाज़ बुलंद ना होती। रानी पद्मनी के हुक्म पर जल्लाद उससे वो मुतालबा कर रहे थे। आफरीदी उसके जवाब में यही कहता, रानी चित्तौड़ मुझसे वाकिफ नहीं, गर्दिश वक्त ने उन्हें मेरे जिस्म पर बाइख्तियार बना दिया है, मगर जज्बे उनके तशद्दुद की नीलामगाह में फरोख्त नहीं हो सकते। मुमकिन है कुछ लोगों ने उनके हाथ अपने ज़मीर और ज़बानें बेच दी हों, मगर उनकी लगाई हुई ये कीमत मुझे खरीदने के लिए नाकाफी है। मैं जिसके हाथों फरोख्त हुआ हूँ वो सुल्तान ज़ी वक़ार के सिवा कोई दूसरा नहीं। खुदा मेरे ताजदार के जलाल को बरकरार रखे। अनकरीब उन्हें खबर हो जाएगी कि आफरीदी पर क्या गुजरी, फिर राजपूत सुरमाओं को अंदाजा होगा कि एक सफीर की तजलील कैसे कैसे खूनी मनाजिर पेश करती है। मेरा लहू तो बदन में जमा ही इसलिए हुआ था कि एक दिन वो बह जाए और चित्तौड़ की जमीन पर अनमिट नक्शो निगार बना दे। आफरीदी के सब्र इस्तकामत पर तशद्दुद की लय और बढ़ जाती, यहाँ तक कि आफरीदी बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। बस महारानी, आपका शौक इंतकाम पूरा हो चुका। राजा रतन सिंह से बर्दाश्त न हो सका तो अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हो गया। शाही सफीर को जिंदा रहने दें कि इसकी मौत का कर्ज राजपूतों से अदा नहीं हो सकेगा। नहीं सम्राट, अभी मेरा इंतकाम की आग कहाँ बुझी है। सफीर के खून के छींटों से तो शोले कुछ और भड़क गए हैं। रानी पद्मनी इस कदर गुस्से में थी कि दरबारी आदाब के खिलाफ उठ खड़ी हुई और फिर तेज कदमों से बाहर जाने लगी। राजा रतन सिंह ने बड़े कर्ब के आलम में उस औरत को जाते हुए देखा जिसने चित्तौड़ की सियासत को वादी मर्ग तक पहुंचा दिया था, और वह खुद एक खामोश तमाशाई की तरह अपने इक़्तिदार की लाश का नजारा कर रहा था। रानी पद्मनी के जाते ही रतन सिंह ने हाथ के इशारे से तखलिए का हुक्म दिया। जब दरबार खाली हो गया और महामंत्री भी उठकर जाने लगा तो राजा रतन सिंह ने उसे पुकारा, विक्रम सिंह, तुम भी हमें इस गम अंगेज फिजा में तन्हा छोड़कर जा रहे हो। विक्रम सिंह अपने हुक्मरान की आवाज सुनकर पलट आया और सर झुकाकर कहने लगा, सम्राट, मैं कहाँ जा सकता हूँ। ये तो उस हुक्म की तामील थी जो अहले दरबार को दिया गया था। तुम आम अहले दरबार में से नहीं हो। राजा रतन सिंह ने थके हुए लहजे में कहा, तुम शाही सफीर को अपनी निगरानी में रखो कि आफरीदी के लिए तुम्हारे मकान से ज्यादा महफूज कोई दूसरी पनाहगाह चित्तौड़ में मौजूद नहीं है। महामंत्री विक्रम सिंह ने गर्दन के खम से अपने फरमारवा के हुक्म की तामील का इजहार किया और फिर चंद सिपाहियों की मदद से बेहोश आफरीदी को उठाकर अपने घर ले गया। दूसरे ही लम्हे राजवेद भी तलब कर लिया गया जिसने फौरी तौर पर आफरीदी के जख्मों पर मरहम रख दिया था।